क्या बात है बापू, आज कैसे बुलाया सबको? वतन के मफाद की अब क्या बात रह गई है। आजादी को 70 साल हो चुके हैं, देश तो चल ही रहा है। आप तो शासन संभालने पर हम सबसे नाराज हो गए थे, फिर आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अगर उस वक्त तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो। कैसे जवाहर, गुलाब के फूल से मोह नहीं छूटा अभी तक तुम्हारा? पुरानी आदतें कहाँ छूट पाती है बापू। हाँ, ठीक कहा तुमने। वैसे भी तुम तो खानदानी रईस थे, पता नहीं कौन सी घटना ने आजादी की लड़ाई की ओर धकेल दिया। दिल की आवाज ने। दिल के तो तुम अच्छे ही थे। कैसे सरदार, अब कुछ गुस्सा कम हुआ या नहीं? क्रोध तो अभी भी आता है बापू, पर पहले जैसा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तभी तो कहते हैं उम्र के साथ अक्ल भी आती है सरदार। आपकी बातों का जवाब कभी था ही नहीं मेरे पास। और मौलाना, आपकी दाढ़ी तो मैंने कभी पूरी तरह सफेद देखी ही नहीं। बापू, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं। इसी विनोद ने तो मुझे कठिनतम परिस्थितियों में साहस दिया। मुझे मालूम है बापू, आपने कितना सहन किया, बर्दाश्त किया, अपने जज्बातों को दबाए रखा। पता है तुम्हें, एक बार कभी किसी ने मुझसे पूछा था, आपकी राय में जीवन में विनोद का स्थान कितना है? मैंने कहा, आप तो मुझे महात्मा कहते हैं, मगर जिंदगी में बहुत कठिनाइयों से लड़ना पड़ा है, कदम कदम पर निराश होना पड़ा है। ऐसे में उस वक्त मुझ में विनोद ना होता तो मैंने कब की आत्महत्या कर ली होती। आपने तो अपनी कुटिया में एक ही दार्शनिक का बेशकीमती वाक्य टांग रखा था और उसमें लिखा था, जब आपका पक्ष सही है तो मिजाज खोने की जरूरत नहीं है, और जब आपका पक्ष सही नहीं है तो आप मिजाज खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हाँ, अब तो मुझे उस दार्शनिक का नाम भी याद नहीं रहा, पर बात तो सही थी। हाँ बापू, तुम लोग भी बैठ जाओ, बहुत लंबा सफर तय करके आए होंगे। मेरे विचारों से असहमति रखने का पूरा हक था तुम लोगों को, मगर साहस नहीं था मेरे सामने कहने का। तुमसे अच्छे तो काका कादेल करते थे, जिन्होंने साफ साफ कह दिया था मेरे मुंह पर। क्या कह दिया था? चलो कोई तो था बापू जो आपके सामने बोला, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा। काका ने कहा, आपकी अहिंसा पर अभी तक मेरा पूरी तरह विश्वास नहीं जमा है। वे नहीं मानते थे कि अहिंसा स्वराज दिलाएगी। ऐसा कहा आपको? हम तो कभी आपके सामने बोल ही नहीं पाए, तो आपने क्या कहा बापू? अभी तो उनकी पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा, स्वराज मुझे सबसे प्यारा है, उसके लिए मैं हिंसा करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा, बाद में चाणक्य की तरह प्रायश्चित कर लूंगा। ऐसे में आप मुझे अपने आश्रम में कैसे ले सकेंगे? तो आपका क्या जवाब था? मैंने कहा, जो विचार आपके हैं वही तो सारी दुनिया के। सही कह रहे हैं आप बापू, अहिंसा के रास्ते स्वराज्य पे सबने हमारी हंसी उड़ाई है। पर मैंने कहा, मैं आपको आश्रम में न लूं तो किसे लूं? बहुमत तो आप जैसों की ही है, मैं तो सुधारक हूं, अल्पमत में हूं। मेरे पास धैर्य है। सुधारक बहुमत की बात बर्दाश्त न करे तो दुनिया उसे ही बहिष्कृत कर देती है। यही तो आपकी वो बातें हैं जिसके कारण लोगों ने आपको महात्मा कहा, संत कहा और बापू कहा। बहुतों ने नहीं भी माना, हमने तो माना और दिल से माना। हमेशा आपको तरजीह दी। अहिंसा के रास्ते पर चलने में तुम लोग भी भटके। सुभाष बाबू से मैं क्यों अलग हुआ? देशभक्ति का जज्बा कम थोड़ी था उनमें भी। उनका अपना रास्ता था स्वराज्य पाने का और हमारा अपना। आखिर तो अहिंसा की ओर ही मुड़े सुभाष बाबू। ये सत्य के लिए आग्रह था सुभाष बाबू, मगर उन लोगों को कम दिखाई दिया जो मेरे और उनके मतभेद के वक्त मेरे साथ खड़े थे। मगर उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, कांग्रेस उन्होंने छोड़ी। हाँ, सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ी, मगर मुझे नहीं छोड़ा शायद। पर जिन लोगों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी वे मुझे छोड़ते गए एक एक करके। वे मुझे छोड़ रहे थे या खुद को छुड़वा रहे थे सत्य और अहिंसा से।
ये आपकी सोच है बापू। भगत सिंह ठीक कह रहा था उसका। कांग्रेस के रास्ते चलकर मिलने वाली आजादी 10% ऊपर के लोगों की आजादी होगी। देश के 90% मजदूरों और किसानों की जिंदगी को शोषण और लूट से आजादी नहीं मिलेगी। भगत सिंह को उस वक्त हम समझ ही नहीं पाए। मैं उसके विचारों से सहमत था, मगर हिंसा का समर्थक नहीं था। ना आज हूं और ना कभी रहूंगा। वो तो हो चुका है, हमें आज क्यों बुलाया? उसके लिए बातचीत करें। कहिए बापू, कैसे याद किया सबको? कुछ कहना चाहता था, अगर तुम लोग सुनो तो। चिंतन का वक्त आ गया, जो पहले न कर सके आज उस पर बात तो कर ही सकते हैं। उन सब बातों से अब क्या फायदा? देखो ये सब लोग जो बैठे हैं, इन्हें तो पता चले कि गलती कहां हुई। फैसला इन पर छोड़ देते हैं। आप अगर महसूस करते हैं ऐसा करना ठीक है तो जैसी आपकी मर्जी। मैंने तो कभी आपकी मुखालफत नहीं की। नहीं मौलाना, मैं कभी माफ कर ही नहीं सकता। पर मैंने तो हमेशा आपसे इत्तेफाक रखा। बापू को बोलने दो मौलाना। आप कहिए बापू। जब कांग्रेस सत्य को अस्वीकार कर रही थी, तब वो एक तरह से झूठ को स्वीकार कर रही थी। ये बात मैं पूरी तरह तब समझा जब तुम तक ने मुझसे झूठ बोला। नहीं बापू, मौलाना तुम्हें अपनी राय रखने का हक था। कांग्रेस की जवाहर तक की मुझसे कई बातों में मुख्तलिफ राय रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना भी अपनी अलग राय रख ही सकते थे। मैं कुछ समझा नहीं। मौलाना तुमने मुझसे ही नहीं, अपने कांग्रेस साथियों से भी छुपाकर ब्रिटिश सरकार और कैबिनेट मिशन को चिट्ठी लिखी। ऐसा करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? जवाब दीजिए मौलाना। बापू कुछ पूछ रहे हैं। मुझे तो शुरू से ही कैबिनेट मिशन के उस फॉर्मूले से बंटवारे की गद्दारी। तुम उस पत्र के बारे में अपने साथियों को तो बताते। उस वक्त वैसा करना मुनासिब लगा था मुझे। मैंने पूछा तो तुमने ऐसे किसी पत्र की बात को पूरी दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ही साथी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। सही कह रहे हैं आप बापू, आपने मुझे भी तो बताया था। मगर तुम्हें भी कुछ खास तकलीफ नहीं हुई थी उस वक्त बाहर? तुम्हें याद है सरदार, तुम युद्ध में अंग्रेजी सरकार का साथ देना चाहते थे कुछ शर्तों पर। आप ठीक कह रहे, मगर मैंने उस वक्त इस बात को ठीक नहीं माना था। अहिंसा अपनाने वाले युद्ध में साथ कैसे? वक्त का तकाजा यही था। ये सोच तुम्हारी थी, मेरी नहीं। मगर अंग्रेजों ने तुम्हारी कार्य समिति की बात नहीं मानी। पर बापू मैंने स्वीकार किया था ना कि वो हमारी भूल थी। और तुम्हें तुम्हारी ही कही बात याद है? तुमने कहा था हमारे जीवन काल में आइंदा ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आखिर बापू हमने अपनी गलती स्वीकार की ना उस समय। दिल से मलाल था हम सबको। दिल से नहीं मौलाना। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तुम लोग कहाँ राजी थे? हमें उस समय यह लगा कि आंदोलन अंग्रेज सरकार को कमजोर करेगा। जंग के वक्त ऐसा करना मुनासिब नहीं लगा था हमें। और यही वजह थी कि हम इनकार कर रहे थे। मगर जनता आंदोलन के लिए तैयार थी। वही ठीक वक्त था आंदोलन का। क्या हम साथ नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन? हम तहे दिल से आपके साथ थे। नहीं, डर के कारण साथ दिया मेरा, क्योंकि मैंने कह दिया था कि मैं व्यक्तिगत स्तर पर जनता का आह्वान करूंगा। ऐसे में तुम्हारी पकड़ ही खत्म हो जाती जनता पर से। बस यही एक कारण था आंदोलन में मेरा साथ देने का। पर वो आंदोलन तो सफल ही रहा बापू। हम भी तो जेल में थे आपके साथ। हम सबने अपनी गिरफ्तारियां दी। हाँ, मगर जनता ने बता दिया कि स्वराज की कितनी तड़प थी उनमें। हम सब अंदर आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के चला। हाँ, कुछ तोड़ फोड़ जरूर हुई। वो भी नहीं होती अगर हम सबको एक साथ गिरफ्तार ना किया होता तो। पर मानव हिंसा तो नहीं हुई। ये भी तो कम बेहतर बात न थी।
मगर तुम लोग तो फिर भटक गए ना, खासकर जवाहर तुम और सरदार। तुम दोनों ने उस वक्त साथ दिया होता तो आज ये नहीं होता। आप कौन सी बात कर रहे हैं? हमने आपकी हर एक वो बात मानी जिसे हम बेशक नहीं चाहते थे। आप भी कम जिद्दी नहीं थे। आपकी कोई बात ना मानो तो अनशन। कैबिनेट मिशन की योजना ही नहीं माननी चाहिए थी, मगर तुम दोनों नहीं माने। आपके खिलाफ जाकर उसे मंजूरी जरूर दी गई थी, लेकिन हमें तकलीफ भी बहुत हुई। जरूर हुई होगी, क्योंकि सब झूठ था चारों तरफ। मगर हम किसी झूठ का शिकार नहीं थे। उस वक्त में किया फैसला तो मुनासिब था। उस समय लीग भी तो धमकियां दे रहा था। और तुम मुनि की भाषा में जवाब दे रहे थे। हम तलवार का जवाब तलवार से देंगे, और आज भी अपने आप को सही साबित करने पर तुले हो। वो खत चाहे मौलाना ने लिखा, तुम लोगों की सलाह लिए बिना, बताए बिना, मगर कैबिनेट मिशन की योजना को मानकर कांग्रेस ने आखिर मौलाना को ही सही साबित किया। उस समय बापू हमें लगा कि हम बंटवारे से बच जाएंगे, और मुझे लग रहा था हम बंटवारे में फंस जाएंगे। मैं हिंसा का पुजारी था, और मुझे इस फैसले में हिंसा ही हिंसा नजर आ रही थी। बंटवारे के बाद की हिंसा याद है ना तुम लोगों को? पूरी ताकत लगाई थी उसे रोकने के लिए, पर क्या रोक पाए? हमारी कोशिशों में कहां कमी थी, आप ही बताइए। मैंने किस गुरुद्वारे में मत्था नहीं टेका, किस मंदिर की चौखट को नहीं चूमा, और किस मस्जिद में सजदा नहीं किया? हुआ तो वही जो मैंने कहा था। आजादी के बाद की हिंसा ने मुझे भीतर तक तोड़ कर रख दिया। आजादी के बाद अगर कांग्रेस भंग करने की मेरी बात मान लिए होते तो आज शायद ये नहीं होता। कांग्रेस खुला मंच था जहां सभी का स्वागत था। मैंने कहा था आजादी मिल चुकी है, अब मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। तब क्या करते बापू? एक विचारधारा के लोग एक राजनीतिक पार्टी में होते हैं जवाहर, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं था। ये सूरत हाल तो हर पार्टी, हर सियासी तहरीक की होती है। आज तक की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। भूल रहे हो मौलाना, श्रम करते वक्त हो जाती है। लोग चाह रहे थे कि पार्टी बने, मगर हमारा लक्ष्य तो देश निर्माण होना चाहिए था। हम भी तो सियासत में बैठ के देश का निर्माण कर रहे थे बापू। और हम ना करते तो शासन कौन करता? बस यही तो बात थी। तुम लोग शासन करना चाहते थे। मुल्क की आवाम हमारे साथ थी। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार चलाने के लिए नहीं, उन पर हुकूमत करने के लिए नहीं। हुकूमत में रहकर भी हमने आवाम की खिदमत ही की। सरकार हुकूमत करती है मौलाना, सेवा नहीं। हमने पॉलिसीज बनाई, प्लान बनाया, और इस सब के लिए हम कमिटेड भी थे। हाँ, क्यों नहीं? पत्तों से जड़ की ओर देखा, और मैंने जड़ से पत्तों की ओर। आजादी के बाद हमें देश को जनता को सौंप देना चाहिए था। मुझे लगता है तुम लोगों ने इससे बड़ी भूल कोई नहीं की होगी।